साथियों साथियों हम लोग एनसीईआरटी श्रृंखला में सबसे पहले जो है कि जनरल साइंस के एनसीईआरटी देख रहे हैं और उसमें क्लास 6 के अब तक हम 7 चैप्टर देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 8वां चैप्टर। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने पहला सवाल है साथियों कि सूची 1 का सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में है संधि, दूसरी सूची में है विशेषता। तो संधियों में पढ़ लेते हैं कौन कौन सी संधि है धुराग्र संधि, फिर उसके बाद अचल संधि है, फिर कंदुक खल्लिका संधि है, फिर हिंज संधि है। और दूसरी सूची में जो विशेषता में है कि सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि, एक दिशा में गति करने वाली संधि, गति न करने वाली संधि। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा कूट सही है साथियों। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही है। देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है मतलब ऑप्शन डी अगर सही है तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किसका किससे मिलान होगा। हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं तो आप लोग आराम से देख लीजिए। देखिए ऑप्शन डी सही है तो मतलब ए का, जैसे धुराग्र संधि है तो यह गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को कहते हैं धुराग्र संधि। और अचल संधि साथियों कहते हैं गति न करने वाली संधि को। गति न करने वाली संधि अचल मतलब जो फिक्स्ड जॉइंट होता है, जो मूवमेंट नहीं करता है। और कंदुक खल्लिका संधि जो होता है साथियों वो होता है सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि को क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं उसको। और हिंज संधि मतलब हिंज जॉइंट जो होता है यह होता है साथियों एक दिशा में गति करने वाली संधि को क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। उसको कहते हैं हिंज जॉइंट। तो काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। तो इसको आपको याद रख लेना है। धुराग्र संधि किसे कहते हैं, धुराग्र संधि कहते हैं कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि जो होती है उसे धुराग्र संधि कहते हैं। अचल संधि जो होती है यह गति न करने वाली संधि होती है। कंदुक खल्लिका संधि जो होती है यह सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि होती है। और हिंज संधि जो होती है वह एक दिशा में गति करने वाली संधि होती है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अस्थि और बोन, अस्थि मतलब इंग्लिश में जिसको बोन कहते हैं। देखिए अस्थि एवं उपास्थि मतलब बोन और कार्टिलेज मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, ये चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में विभिन्न संधियां होती हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अस्थियों के बीच की कुछ संधियां ऐसी हैं जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती हैं, ये अचल संधि कहलाती हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। कंदुक खल्लिका संधि कंधे और कूल्हे की संधियां होती हैं, ये सभी दिशाओं में गति करती हैं। हिंज संधि कोहनी और घुटने की संधियों में होती हैं, ये एक दिशा में गति प्रदान करती हैं। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कान की अस्थि और शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। पेशी की विशेषता बताया है कि संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। दूसरा कथन है कि पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, दोनों नहीं। तो इसमें से जो सही है कथन वह है केवल एक। अब व्याख्या देखते हैं। देखिए कथन एक सही है परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। तो दूसरे में क्या बनाया है कि पेशियों के जोड़े एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने में अस्थियां जो है कि गति करती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है। अब देखिए व्याख्या देखते हैं कि कथन एक सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़े
के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। अब किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ये व्याख्या है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। अब देखते हैं सवाल क्या बनाया है। स्टेटमेंट तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट है कि शरीर की अधः सतह पर सूख बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। और ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर डी है कि केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। तो पूछ रहा है सवाल में कि केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पहला वाला सही नहीं है। तो व्याख्या देखते हैं। देखिए केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इनमें पेशियां होती हैं। ये पेशियां इसके शरीर के घटने मतलब संकुचन और बढ़ने मतलब विस्तारण में सहायता करती हैं। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केंचुआ गति करता है, अतः कथन एक गलत है। कथन बी, सी व डी सही है। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केंचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। अब देखिए केंचुए से ही दूसरा सवाल बना है कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि केंचुए नासिक ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं। दूसरा है कि केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। तीसरा है कि केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं। चौथा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो केंचुओं का श्वसन होता है वो उनके त्वचा के द्वारा होता है। देखिए केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, व्याख्या में है यही बात। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि घोंघे का कवच प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन है कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। दूसरा कथन है कि घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। तीसरा कथन है कि यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसमें जो सही है साथियों वो ऑप्शन ए मतलब कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब व्याख्या देखते हैं। देखिए घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। मतलब उसका जो कंकाल होता है वो अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकल एकक होता है और एक घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है, अतः कथन 3 गलत है। घोंघे के पाद पाद या पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 साथियों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प। सूची 2 में है इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं और इसका शरीर, पक्षी के सामने दिया है कि इसका शरीर धारा रेखी होता है और मछली के सामने दिया है कि इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और सर्प के सामने दिया है कि इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है।
तो इसमें से कौन सा कूट हमको देखना सही है, तो कूट पहला सही है, पहला कूट सही है। तो मतलब तिलचट्टा जो होता है वह साथियों तिलचट्टा ए का तीन मतलब कि इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। चलिए उत्तर में ही देख लेते हैं विशेषता। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या हम पढ़ देते हैं। तिलचट्टा जो है साथियों वो इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। और पक्षी की विशेषता है कि इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। और मछली की जो विशेषता बताया है मछली की है कि इसका शरीर धारा रेखी होता है। और सर्प बच रहा है, तो सर्प इसका शरीर अनेक वलय मतलब लूप में मुड़ा होता है। अब देखिए व्याख्या में क्या दिया है कि तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों मतलब यूनिट्स की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करती हैं। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। तो इस तरह से साथियों जो है कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के सभी सवाल हो गए। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है सजीव एवं उनका परिवेश। और इससे पहला जो सवाल है वो है कि पौधों और जीवों में अनुकूलन एडाप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। अब वही सवाल बनाया है कि केवल एक सही है कथन, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है और दोनों नहीं सही है। तो इसका देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 का पहला है कि इनमें ऑप्शन ए केवल सही है। देखिए कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। यह हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों व जीवों में अनुकूलन होने से संबंधित है। मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूल मतलब एक्सलीमेटिसेशन जो है कि कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष कथन सही है या है। पहला कथन है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। दूसरा कथन है कि चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं हैं। तो ये देखते हैं इसका जो ऑप्शन बनाया वही कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, 1, 2 और 3 सभी सही है। तो इसमें जो सही कथन है वो है पहला और दूसरा, तीसरा कथन गलत है। अब व्याख्या देखते हैं। देखिए पहला और दूसरा सही है परंतु तीसरा कथन गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजैव घटक हैं। इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है।
उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। दूसरा है कि उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि उसको पसीना नहीं होता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? मतलब कि ऊंट के अनुकूलन के संदर्भ में ये जो तीनों कथन दिया है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सभी कथन इसके जो है कि सही है। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। उपर्युक्त सभी विशेषताओं के कारण ऊंट के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे कई दिनों तक रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस, पूछा है कि उपर्युक्त में से किसका या किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था कि मछली का तो होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा केवल एक, और केवल बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक है, और डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि तो बचेगा सी। मतलब 2 और 3 सही है। देखिए व्याख्या, मछली का शरीर धारा रेखी होता है। ये मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सिल्कों से ढका होता है। ये सल्क है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। दूसरे, बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है, परंतु स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे, किनका? स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन, उपर्युक्त में से किसमें या किनमें श्वसन के लिए गिल या क्लोम, गिल मतलब जिसे क्लोम कहते हैं, क्लोम नहीं होते हैं? केवल एक और दो, 2 और 3, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही है वो है कि 2 और 3, मतलब व्हेल और डॉल्फिन में जो है कि श्वसन के लिए गिल नहीं होते हैं। व्याख्या देखते हैं। देखिए, जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल होते हैं। अच्छा, क्या पूछा है कि गिल नहीं होते हैं, किनमें श्वसन के लिए गिल नहीं होते हैं? हाँ, चाहे व्हेल और उसमें होते तो ऑक्टोपस में नहीं होते होंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए, जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल या क्लोम नहीं होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा वायु अंदर भरते हैं। हम लोगों ने जो है कि मूवी वगैरह में देखा होगा व्हेल कैसे जो है कि अपना मुंह निकाल करके समुद्र के पानी से बाहर जो है कि सांस लेती फिर अंदर चली जाती है, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? पत्तों में, तनों में, जड़ों में, ऊपर इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो तने में होता है। देखिए, नागफनी एक मरुस्थली पौधा है। मरुस्थली पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों कि पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? पहला कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन वायु से निष्कासित करती हैं। दूसरा है कि ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती हैं। और ऑप्शन डी है कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती हैं। तो इसमें से जो सही है साथियों वो है कि ऑप्शन बी,
मतलब ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। पौधों की पत्तियां ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है, इस प्रक्रिया का अगले चरण में, हाँ चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों स्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसमें या किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे, जीव, बीज। पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 2 और 2 और 3, 1, 2 और 3, तो मतलब ऑप्शन डी जो है सही है, 1, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। देखिए, श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब मतलब कि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। पौधे व जीवों के समान ही क्या होता है? बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से सजीवों मतलब कि जंतुओं और पौधों दोनों के लक्षणों में सम्मिलित हैं? केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3, मतलब तीनों कथन सही है। तो व्याख्या देखते हैं। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधों एवं जंतुओं दोनों में होता है, परंतु दोनों में प्रजनन के तरीके भिन्न हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 10 से जो सवाल बने हैं। तो इससे जो पहला सवाल बना साथियों कि निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? मीटर, फुट, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब साथियों मीटर, ऑप्शन ए। देखिए, समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया गया है। आजकल जिस मानक मात्रक का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन, पंखा, झूला। देखिए, वाहन के सामने क्या दिया है कि सरल रेखीय गति, और पंखा आवर्ती गति, झूला वर्तुल गति। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही हैं या हैं? तो इनमें से केवल एक सही है। मतलब पंखा जो वाहन जो होता है यह सरल रेखीय गति करता है, यही सही है, और दोनों जो है कि गलत है। देखिए, व्याख्या देखते हैं। देखिए, वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति जो है कि वर्तुल गति कहलाती है के उदाहरण है। ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार और ढोलों के पृष्ठ आदि की गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति। तो यहाँ पे जो है कि हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने
मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। और कथन 2 है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। और तीसरा है कि 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। बनाया है स्टेटमेंट, वो बनाया है ऑप्शन कि 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है और 1, 2 और 3 सही है। तो इसमें जो दिया है वो केवल 3 सही है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं, यही सही है और बाकी गलत है। देखिए उपरोक्त कथनों में कथन 1 और 2 सत्य हैं। सॉरी, क्या पूछा है, कौन सा असत्य है। सॉरी, ये तीसरा जो है ये असत्य है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं, ये असत्य है। तो देखते हैं व्याख्या। उपर्युक्त कथनों में कथन 1 और 2 सत्य हैं किंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, न कि 20 मिलीमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर ऐसे करके याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 से, प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। अब पूछ रहा है कि दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपर्युक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं आवश्यक हैं। तो इनमें से परावर्तन आवश्यक है। साथियों व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तुओं पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी यही सही है। देखिए व्यक्ति वस्तु को तब देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु से आंखों पर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। क्वेश्चन और ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 है कि दर्पण परिवर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 है कि पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। और क्वेश्चन ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर डी है कि प्रतिबिंब छायाओं से अधिक भिन्न होते हैं। तो इसमें से जो सही है साथियों, असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन 1 है। पहला देख लेते हैं व्याख्या। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है, जबकि इन्होंने क्या कहा है, तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। तो गलत कहा इन्होंने, छाया बनती है। अन्य सभी कथन जो है कि सत्य हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 12 से साथियों, विद्युत तथा परिपथ वाले चैप्टर से। जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। और दूसरा है कि विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। तीसरा है कि विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है कि 1 और 2, दूसरा है केवल 2, तीसरा है कि केवल 3 और चौथा है कि 1, 2 और 3। तो इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। ऑप्शन डी सही है, मतलब कि तीनों जो स्टेटमेंट दिए हैं वो तीनों जो है कि सही है। व्याख्या देखते हैं। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है और इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का कार्य करती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं चैप्टर नंबर 11 से। 11 है कि 12 है, 12 है, सॉरी। चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्माकोल, वायु, मानव शरीर और चौथा है कि एल्युमिनियम की पत्ती। अब पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से विद्युत चालक का या के उदाहरण है या हैं। केवल 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और केवल 4। तो इसमें से जो सही है वो है 3 और 4। चलिए व्याख्या देखते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे विद्युत रोधक या विद्युत का कुचालक कहलाते हैं। थर्माकोल और वायु विद्युत रोधक हैं, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है और मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन हैं। पहला है कि जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं।
अब स्टेटमेंट नंबर 2 है कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर सी के बजाय सी होना चाहिए था, यहाँ पर डायरेक्ट डी लिख दिया है। सी है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक, तो ये बात तो गलत है, तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। और ऑप्शन डी है कि एक और मतलब ए और बी सही है। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या साथियों। देखिए इसकी व्याख्या ये है कि जिन पदार्थों से, ऑप्शन बी ही जो है कि सही है, ऑप्शन बी मतलब केवल सही है कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए व्याख्या में कि जिन पदार्थों से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत चालक कहलाते हैं, जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। अब देखते हैं चौथा, विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट, स्विच, सॉकेट और डाइंग पिन। तो इसका सही जवाब साथियों फिलामेंट में, विद्युत बल्ब में होता है तो विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह फिलामेंट दीप्त हो उठता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। तो इसमें से जो सही है वो केवल पहला सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ तोड़ता अथवा पूरा करता है। अब चैप्टर नंबर 13 देखते हैं साथियों। 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। पहला सवाल है कि चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। दूसरा है कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो इनमें से जो सही है वो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है, तीसरा गलत है। तो व्याख्या देख लेते हैं कि मतलब कथन 1 और 2 सही है परंतु कथन 3 गलत है। देखिए मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, इसमें लोहा उपस्थित होता है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, इन्होंने बताया था, और इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। तो इस तरह से जो ये तीसरा स्टेटमेंट था वो गलत था कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। हमने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहली सूची में दिया है कि चुंबकीय, इसके सामने दूसरी सूची में दिया है मिट्टी, और पहली सूची में दिया है कि मैग्नस, इसके सामने दूसरी सूची में दिया है कोबाल्ट, और पहली सूची में दिया है मैग्नेटाइट, और दूसरी सूची में इसके सामने दिया है प्राकृतिक चुंबक, और पहली सूची में दिया है अचुंबकीय, इसके सामने दिया है यूनान। तो देखते हैं साथियों, देखिए चुंबकीय जो होता है इसका सही सुमेलन होगा कोबाल्ट से, और मैग्नस का यूनान से, और मैग्नेटाइट का प्राकृतिक चुंबक से, और अचुंबकीय का मिट्टी से होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। देखते हैं और क्या बताया। देखिए माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक एक गडरिये के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। किसके द्वारा साथियों? ये पूछा जा सकता है। देखिए एनसीईआरटी से सॉल्व करने का यही फायदा होता है, ऐसे तथ्य हमको आम किताबों में नहीं मिलते हैं। प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक एक गडरिये के द्वारा जो है कि प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। संभवतः मैग्नस के
नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम क्या पड़ा, मैग्नेटाइट रखा गया। संभवतः है, कोई कंफर्म नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक, दूसरा स्टेटमेंट है कि चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। और चौथा स्टेटमेंट है कि कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या शेष सत्य हैं? केवल 1 और 4, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें जो सही है साथियों वह है 1, 2 और 3। अब व्याख्या देखते हैं। देखिए प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी होते हैं। चुंबक को गर्म करने, उस पर चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो सदैव उसका एक सिरा उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर आकर रुकता है। इसलिए इसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का। इसमें इतना ही है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 14 जल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। उपर्युक्त में से किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं? पूछ रहा है कि वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन में से किस कारण या कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें जो है कि एकत्रित हो जाती हैं? पहला और दूसरे के कारण, मतलब वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के कारण, या वाष्पोत्सर्जन और संघनन के कारण, या केवल संघनन के कारण, या वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन तीनों ही कारण हैं। तो इनमें से जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन सी। देखिए जल वाष्प के द्रव मतलब किसके कारण, संघनन के कारण। अब व्याख्या देखते हैं। देखिए जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल वाष्प की परिभाषा देख लीजिए कि जल वाष्प के जो है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, संघनन कहते हैं। बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्र हो जाती हैं। वायु में जलवाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस चैप्टर का कि जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। और दूसरा है कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा है कि वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो सही है हम वो डायरेक्ट बता दे रहे हैं, केवल तीसरा सही है। मतलब कि वायु में प्रविष्ट जल, अच्छा व्याख्या देख लेते तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला और दूसरा कथन तो गलत है, क्योंकि वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। वायु में जल कैसे प्रवेश करता है? वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल वायु में जाता है। और आगे है कि वायु में प्रविष्ट जल जलवाष्प के रूप में होता है जिससे बादल बनते हैं। ये जल वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आता है। अंतिम चरण में ये जल नदियों व झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है। इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान ही रहती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। दूसरा है कि समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण
घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है तथा पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही बात सत्य नहीं है, तो इनमें से दोनों ही जो है कि सत्य नहीं है। देखिए दोनों कथन सही है, मतलब कि दोनों कथन सही। ये पूछ रहे कि सत्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं सत्य नहीं है, मतलब सभी जो है कि सही है। देखते हैं, देखिए दोनों कथन सही हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना ही वर्षा का जल संग्रहण कहलाता है। समुद्रों और महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जल खारा होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता हैं M.T. कोलरिज, S.T. कोलरिज, T.M. कोलरिज और T.S. कोलरिज। तो इसका सही जवाब है S.T. कोलरिज। देखिए S.T. कोलरिज द्वारा 1978 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। अब देखते हैं साथियों चैप्टर नंबर 15 से, हमारे चारों ओर वायु। इससे जो पहला सवाल बना है वो बना है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। दूसरा है कि शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल कण होते हैं। तो इनमें से दोनों ही बातें सही हैं। देखिए वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का लगभग 99% भाग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है, जबकि शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर आगे। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, वायु स्थान नहीं घेरती है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। चौथा स्टेटमेंट है कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या से कथन सही है या है? तो इनमें जो सही है वही हम बता दे रहे हैं आपको। दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि अब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती है तथा वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता है। वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, कथन और कारण वाला। पहला कथन है कि कथन इन्होंने बनाया कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। कारण कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। अब वही कूट बनाया इन्होंने कि कथन और कारण दोनों सही और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कथन और कारण सही है परंतु स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, और कथन सही है परंतु कारण गलत है, और कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें जो सही है साथियों वो ऑप्शन बी, मतलब कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो है कि स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का मिश्रण पाया जाता है। दोनों बात सही है लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सही जवाब साथियों ऑक्सीजन। देखिए जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है, और पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह से साथियों चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 16। देखिए चैप्टर नंबर 16 का जो पहला सवाल है, चैप्टर है कि कचरा संग्रहण और निपटान। इसमें जो पहला सवाल है वो साथियों वो है कि वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं। दूसरा है कि अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। तो इसमें जो सही है वो दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, केचुए किसानों का मित्र हो कहे जाते हैं। लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट अथवा कृमि कंपोस्ट कहते हैं। लाल केचुए के दांत नहीं होते, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केचुओं की सहायता करता है। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है कि पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। चौथा है कि सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। देखते हैं इन्होंने व्याख्या क्या दी है साथियों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की व्याख्या। देखिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है। पहला है मतलब कि एक और दो, तो इसका हम डायरेक्ट उत्तर पढ़ दे रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा मतलब सभी सही है। देखिए, कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा इससे उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। प्लास्टिक की कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती है, जबकि पौधे एवं जंतु अपशिष्टों की कंपोस्टिंग की जा सकती है। प्लास्टिक को गर्म करने या जलाने पर हानिकारक गैस निकलती है। तो इस तरह से हमारे जो है कि इस सवाल में दिए हुए सभी स्टेटमेंट, सभी कथन जो है सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं। खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, और पशुओं की मृत्यु का कारण, शहरों में जल भराव एवं बाढ़। तो इसका भी जो सभी जो है कि वो है प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक के दुरुपयोग का सभी दुष्परिणाम हैं। देखिए, प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है गंदगी के कारण। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानव कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न करती हैं। प्लास्टिक थैलियों में पैक फूड को जानवर भोजन की लालच में थैली सहित निगल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और आगे है कि प्लास्टिक की थैलियों से शहर के नाले व सीवर बंद हो जाते हैं, जो शहरों में बाढ़ एवं जल भराव का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो इस तरह से साथियों क्लास 6 का एनसीईआरटी जो है कि जनरल साइंस का जितना था कंप्लीट हुआ। 16 चैप्टर थे और जितने भी सवाल थे हमने आप सबके सामने करा दिए। आप कल से हम देखेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी जनरल साइंस का। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।